गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लॉ क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज बात करेंगे रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय की। अपन एलएलबी पढ़ते हैं तो ये अपन ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन अपना आता ही आता है कि रेस जुडिकाटा क्या है, रेस सब जुडिस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये बहुत बड़ा अपनों को ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो है बट ऐसे लगता है कि अपन को समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें इतने सारे एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज इसको इजी वे में समझते हैं कि रेस जुडिकाटा क्या और रेस सब जुडिस। सबसे पहले बात करते हैं अपने रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय है क्या। इसको सीपीसी 1908 में सेक्शन 10 और 11 में, यानी 10 में तो रेस सब जुडिस की बात करता है और 11 रेस जुडिकाटा की बात करता है। तो ये रेस जुडिकाटा है क्या? तो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि एक बार किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी फैक्ट्स पर दो पार्टीज के बीच कुछ एक जजमेंट दे दिया है, उस सूट को डिसाइड कर दिया है, तो फर्दर उस सूट के बारे में, मतलब उस सूट पर फर्दर उन्हीं फैक्ट्स को लेके, उन्हीं पार्टीज को लेके, उन्हीं राइट्स को लेके वापस उसी फैक्ट पर अपने केस नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा कि अगर उसमें सूट नहीं कर सकते, अगर अपन को उसका जजमेंट बढ़िया नहीं लगा उस कोर्ट का, तो अपन अपील में जा सकते हैं बट फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। अब अपने एक बार पढ़ते हैं कि इसमें डायरेक्ट क्या कहता है सीपीसी में रेस जुडिकाटा के बारे में। No court shall try any suit or issue in which the matter directly or subsequently in issue has been directly and subsequently in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any them of claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। क्या कहते हैं? कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या सारतः, मतलब डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में ऐसे न्यायालय ने प्रत्यक्षता और सारता विवाद्य है और ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। मतलब कि किसी भी कोर्ट ने, किसी भी न्यायालय ने एक बार किन्हीं फैक्ट्स पर, क्या है, किन्हीं फैक्ट्स पर जजमेंट दे दिया है। मतलब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक बार किन्हीं फैक्ट्स पर अपना जजमेंट दे दिया है, तो बाद में, मतलब सब्सिक्वेंटली वही पक्षकार उन्हीं फैक्ट्स पर और वही राइट्स को लेकर दोबारा केस नहीं कर सकते, वहां पर फिर अपना रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। बट इसमें दो कंडीशन है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होने के लिए दो कंडीशन में बताते हैं कि क्या है कि जो कोर्ट है जिसने फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जो इस पे कोर्ट सूट अपनों ने इंस्टीट्यूट किया था, उस कोर्ट में किया था जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी थी, मतलब कि जिस कोर्ट ने उस मैटर को सुना वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था, और सेकंड कि फाइनल रूप से डिसाइड हो गया, मतलब कि जो फ्रेश सूट अपनों ने पार्टीज ने किया, सेम पार्टीज ने उस फैक्ट्स पर किया, तो उस कोर्ट ने जिसने उन पार्टीज को सुना उसने क्या था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था। मतलब कि कॉम्पिटेंसी कैसे भी हो सकती है, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर हो सकती है। ठीक है, तो उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सुना और सेकंड क्या कहते हैं कि वे फाइनल रूप से डिसाइड हो गया हो। मतलब कि सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सूट पेंडिंग होगा तो वो चला जाएगा सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी रेस सब जुडिस में। ठीक है, तो वहां पे चला जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन को याद रखना है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा सुना गया हो और फाइनल रूप से डिसाइड हो चुका हो। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। देखो, रेस सब जुडिस होता है ना, वो पेंडिंग केस की बात करता है। मतलब कि एक केस जोधपुर में चल रहा है और दूसरा केस उन्हीं पार्टीज में से एक ने जाके जयपुर में कर दिया, तो जयपुर वाला कोर्ट क्या करेगा कि उस सूट को इंस्टीट्यूट तो करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा, बट उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो रोक देगा।
अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स रोक देगा तो मतलब क्या है कि एक कोर्ट में वो मैटर चल रहा है और दूसरे कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट तो किया बट प्रोसीडिंग रोक देगा। ठीक है, ये होता है रेस सब जुडिस, मतलब पेंडिंग सूट पर अप्लाई होता है। और रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि एक बार उन्हीं फैक्ट्स पर उन्हीं पार्टीज के बीच जो केस डिसाइड हो चुका है वो दोबारा उन्हीं फैक्ट्स पर उन्हीं पार्टीज को लेके उसी राइट्स को लेके वापस नहीं होगा, इंस्टीट्यूट नहीं होगा, फिर उसकी आगे अपील हो सकती है, रिवीजन रिव्यू कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बात आती है कि 8 एक्सप्लेनेशन है, ये तो समझ आ जाता है कि रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस है क्या, बट इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो ज़्यादा है, तो इसमें 8 एक्सप्लेनेशन की बात करता है। फर्स्ट क्या करता है कि फॉर्मर सूट, पूर्ववर्तीवाद, मतलब कि ए ने जोधपुर में सूट इंस्टीट्यूट किया और बी जो डिफेंडेंट था उसने जयपुर में सूट इंस्टीट्यूट किया। अब दोनों जगह पे सूट इंस्टीट्यूट है। अब फॉर्मर सूट क्या होता है कि जिस कोर्ट ने पहले मैटर डिसाइड कर लिया, अब चाहे पहले कोर्ट जोधपुर में हुआ हो या जयपुर में हुआ हो, अगर जयपुर वाले कोर्ट ने बाद वाले कोर्ट ने भी पहले मैटर डिसाइड कर दिया तो वो क्या होगा, फॉर्मर सूट होगा। मतलब कि पहले जिस कोर्ट ने सूट को डिसाइड किया वो फॉर्मर सूट में काउंट होगा। सेकंड क्या कहता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, न्यायालय की सक्षमता, मतलब कि जिस कोर्ट ने उसको सुना है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके पास वैसा ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। सेकंड कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, न्यायालय की सक्षमता। थर्ड कहता है एडमिट और डिनाई, मतलब कि एडमिट और डिनाई क्या कहते हैं कि कोर्ट ने या तो उस सूट को एडमिट कर लिया तो वो एक्सेप्ट माना जाएगा, अगर उस कोर्ट ने उस सूट को एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया तो वो नामंजूर किया माना जाएगा। फिर कहता है डिफेंस और अटैक, मतलब कि आपके जो भी डिफेंस है, जो भी अटैक है, वो उसी केस में उसी सूट पर आप मांग लीजिए। बार बार अब न्यू फैक्ट्स आने पर बार बार आप केस इंस्टीट्यूट करते हो तो ये गलत है। ठीक है, तो मतलब डिफेंस और अटैक। अब इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सप्लेनेशन 4 जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, मतलब आणविक प्रांग न्याय। इसका एक और नाम भी है प्रलक्षित न्याय, प्रलक्षित प्रांग न्याय। मतलब कि एक बार आपके जितने भी सारे डिफेंस है, जितने भी सारे अटैक्स हैं, वो आप एक ही सूट में मांग लीजिए, बार बार आने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार आते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है रिलीफ। इसमें क्या कहते हैं कि कोर्ट से जो भी आपको रिलीफ चाहिए वो आप रिलीफ मांग लीजिए। फिर 6 कहता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में, कि जो सूट है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट हो सकता है। मतलब कि जैसे 10 लोगों ने एक साथ सूट इंस्टीट्यूट किया, सेम ही फैक्ट्स पर, सेम ही राइट्स पर, उनका एक ही यानी कि एक ही लैंड पर उनका सबका राइट्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। मतलब उन 10 का एक पर्सन होगा जो काउंट होगा। जैसे अपन देखते हैं ना कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि राम एंड एक्सेट्रा, तो जो एक्सेट्रा होते हैं वो उसी एक केस में होते हैं, तो उसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा, उन सबका एक ही बंदा काउंट होगा। ठीक है, और जो जजमेंट आएगा वो उन 10 पर या 15 पर उन सब पे सेम ही अप्लाई होगा। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, डिक्री के निष्पादन के बारे में बात करता है, और लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, सीमित अधिकारिता के बारे में बात करते हैं। अब इन 8 एक्सप्लेनेशन को कैसे याद रखेंगे, एक तरीके से बता सकती हूँ कि अपन उसको कैसे याद करें। मतलब इनको एक चैन में याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग करेंगे तो काउंट नहीं होगा। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वो ऐसे ही आता है कि सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में। ठीक है, तो अपन इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फॉर्मर सूट है, जो पूर्ववर्तीवाद है, वो न्यायालय की क्षमता के लिए, जो एडमिट और डिनाई किया गया था क्योंकि उसमें डिफेंस और अटैक नहीं मांगे गए थे, बट उसमें रिलीफ मांगा गया था। रिलीफ किसने मांगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट वालों ने मांगा, और इसका डिक्री के निष्पादन के बारे में मांगा था, और इसकी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन मतलब सीमित अधिकारिता के बारे में बात की गई थी। ऐसे इसको चैन बना के करेंगे तो अपना इजीली हो जाएगा। रिपीट करती हूँ कि पूर्ववर्तीवाद न्यायालय की सक्षमता में था, जो एडमिट और डिनाई हुआ क्योंकि उसमें डिफेंस और अटैक नहीं मांगे थे, बट रिलीफ मांगा था। रिलीफ किस में मांगा था, प्रतिनिधिवाद में, जो डिक्री के निष्पादन के बारे में था, और एंड में लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन को देखा गया था। ठीक है, तो ये है। अब इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि रेस जुडिकाटा कैसे होगा, कैसे सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट हक के लिए, मतलब टाइटल या ओनरशिप के लिए केस किया, मतलब उस लैंड के कब्जे के बारे में केस किया, तो वो केस क्या डिसाइड हो चुका था। ए ने बी के अगेंस्ट किया तो ए के यानी कि ए के पक्ष में वो डिक्री आ गई।
ठीक है। अब बी क्या कहता है, बी वापस उन्हीं फैक्ट्स पर, उन्हीं राइट्स को लेके सूट इंस्टीट्यूट करता है कि जो मैंने उस मकान में जो अलग से इम्प्रूवमेंट किए, सुधार किए, तो उसके बारे में जो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो अब क्या करेगा, कोर्ट उस सूट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि जो आपने इंप्रूवमेंट्स किए वो फर्स्ट इंस्टेंस में उस कोर्ट के ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग चल रही थी आप तब भी बता सकते थे, तब भी आप अपने अटैक और डिफेंस मांग सकते थे। अब इसके लिए आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, और इन दोनों में यही डिफरेंस मेन है कि सेक्शन 10 जो होता है पेंडिंग सूट्स पर अप्लाई होता है, और सेक्शन 11 क्या होता है, जो एक बार मैटर डिसाइड हो चुका है उन पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, आपको जिसमें भी दिक्कत आ रही हो, तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच।